बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर। दूसरी बात करने वाले हैं जनरल आसिम मुनीर, वो क्या कर रहे हैं लंदन के अंदर, किस तरह की मुलाकात कर रहे हैं, किस किस से मुलाकात कर रहे हैं और वहां पर कौन से फैसले लिए गए। ये वो चीजें जो हम इस ऑडियो लॉग के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर कि जनरल परवेज मुशर्रफ हीरो था, विलन था, क्या था। ये वो बात है जिसको हमने डिटेल में बात करनी है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से, उसको थोड़ा सा टच करता चलो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कल एक अच्छा खासा बयान रिलीज किया है जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर, और उसके अंदर इसने ये कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है और इमरान खान को जाकर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ जाना चाहिए और इमरान खान मुल्क की खातिर ये सब कुछ कर ले। यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मेरा इख्तलाफ है और बड़ा ठीक ठाक इख्तलाफ है और सीधी सीधी बात है। क्या ये जो मुल्क की खातिर कहते हैं कि मुल्क की खातिर ये कर लो, मुल्क की खातिर वो कर लो, तो क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये एडवाइस इमाम हुसैन को देते करबला के दौरान, या इमाम हुसैन को कहते हैं कि यजीद की बैत कर लो मुल्क की खातिर, वहां पर ये बात कहते, या हजरत मूसा को कहते कि फिरौन की बैत कर लो मुल्क की खातिर, या ये इस तरह की बातें करता। सामने पता है यजीद है, फिरौन है, कुफार है, तो उनकी बैत कैसे की जा सकती है? जब आपको पता है कि सामने बंदा हक पर ही नहीं है तो उनकी बैत कैसे की जाती है और उनके साथ क्यों बैठा जाता है? उनके सामने तो सीधी सीधी बात की जाती है कि तुम गलत हो, अपने किरदार को सुधारो, अपनी गलतियां सुधारो, ये वो बात की जाती है। और जब वो सामने वाला वो बात मानने को तैयार ही नहीं है तो एपीसी या साथ मिलकर बैठना मुल्क की खातिर, ये क्या तमाशा होता है? वैसे तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता है कि चिकड़ी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, सच डायरेक्ट बोलना चाहिए, डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बोलो। जब कोई बंदा डायरेक्ट सच इनको बोलता है तो इनको भी बड़ी आग लग जाती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता है कि मैंने फौजियों के खिलाफ बड़ा कुछ बोला हुआ है, मैं तो इनके जो गुड कॉप्स है, बैड कॉप्स है, ये टेररिस्ट वगैरह थे, इनके हवाले से भी मैं बहुत ज्यादा बोलता हुआ आ रहा था और मैं बड़ा बीए ऑनर्स हूँ, ये हूँ, वो हूँ। भाईजान तुझे कख भी नहीं पता, कख भी नहीं पता इन तमाम तर चीजों के हवाले से, कख भी नहीं पता। हकीकत ये है कि ये जिसे तुम टेररिस्ट वगैरह कह रहे हो एक्चुअली में थे कौन, कैसे इमर्ज किए, क्या हुआ, ये वो सिनेरियोज है जिनके ऊपर हमने डिटेल से रिसर्च की हुई है। हमें पता है कि वहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा था। कख भी नहीं पता तुम्हें, कैसे नैरेटिव शेप किया जाता है, कैसे नैरेटिव प्रमोट किया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्डर कैसे काम करता है, ये भी तुम्हें नहीं पता। और तुम एवं ही बोंगिया मारते फिर रहे हो, जैसे तुम दूसरे बाबे पीरों फकीरों को कहते हो ना कि वो बोंगिया मारते फिर रहे हैं इस्लाम के नाम के ऊपर, तो तुम्हें भी सियासत का कख नहीं पता, तुम एवं ही बोंगिया मारते फिर रहे हो। हकीकत ये है कि वहां पर जितने भी दहशतगर्द वगैरह ये जो टोला वगैरह बना है एक्चुअली में ये दहशतगर्द थे भी नहीं, ये तो सारे के सारे गांव के लड़के हैं। ये जो आपकी टीटीपी है, ये सारे के सारे कौन से दहशतगर्द है? मतलब इन लोगों ने कौन सी ट्रेनिंग ली है अलकायदा से? कोई ट्रेनिंग नहीं है इन लोगों के पास। ये जितनी भी मैंने इस वक्त एक पूरी रिपोर्ट बनाई है उसके हवाले से मैंने अगर इसको डिटेल से देखा जाऊं तो इनके पास वो गांव वाले हथियार थे, गांव के लड़ा का मिजाज था, वो जो गांव वाली एटीट्यूड नहीं होता लड़कों के अंदर के बस हम यूं हैं, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ट्राइबल बेल्ट था, ट्राइबल बेल्ट की अपनी ट्राइबल आइडेंटिटीज है। रियासत ने 70 साल में उनके लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया टीटीपी वालों के लिए, इन फाटा के लोगों के लिए। इनको इनके हाल के ऊपर छोड़ दिया, ना मेडिकल फैसिलिटीज, ना रोड का नेटवर्क, ना कोई टेलीकम्युनिकेशन, ना बिजली वगैरह, ये अपने हाल के ऊपर थे। तो वो जैसे भी थे अपने हाल के अंदर खुश थे। थोड़ा बहुत कबाइलियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाता था, अफगानिस्तान आते जाते थे, चर्च की स्मगलिंग हो गई, ड्रग्स वगैरह हो गया, इनसे इनका काम चलता था, ट्रांसपोर्ट के अंदर काम कर लेते थे। मसला तब हुआ जब 9/11 हुआ, फौजियों ने वहां पर जाना शुरू किया, उसके बाद ड्रोन स्ट्राइक हो गए इनके घरों के ऊपर। ड्रोन स्ट्राइक इतनी बड़ी लानत है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। कोई समझे तो सही ड्रोन स्ट्राइक है क्या? एक पूरा का पूरा सोवरेन पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक सोवरेन टेरिटरी है जिसका एक अपना निजाम है, उसके ऊपर एक बैरूनी मुल्क के बंदे आते हैं, ड्रोन स्ट्राइक करके जाते हैं। हमारी एयरफोर्स अपनी क्या करवा रही थी, ये अब क्या बोले, या हमारी ये जो आर्मी है अपनी क्या करवा रही थी? कौन इजाजत देता है दूसरे पावर को आने की कि यहाँ पर आकर हमारी टेरिटरी के ऊपर स्ट्राइक करो? और उसके बाद टेरिटरी के कोलेटरल डैमेज क्या था? बच्चे मारे गए। यहाँ पर हम एपीएस की बात तो करते हैं, एपीएस के अंदर बच्चे मारे गए, उन्होंने तो बुचरी की, उन बगैरतों ने तो जो किया सो किया। लेकिन यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक के अंदर मदरसे के ऊपर कितने बच्चे मारे गए? वो हाफिज थे, चंद बच्चे थे, वो जो कुरान हिफ्ज कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल का, 10 साल का, 8 साल का, कोई कुरान पढ़ा है, यूं पढ़ा है। उसके ऊपर अफगानिस्तान के अंदर एक हमला हुआ है, 150 से ज्यादा बच्चे मर गए थे। किसी ने देखा है ये हालत जंग की? यहाँ पर बात करते हैं दहशतगर्द है, वो है। अरे कोई ग्राउंड रियलिटी तो देखे, वहां पर एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। यहाँ पर हम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम कख भी नहीं उखाड़ पाओगे। क्या बदला लोगे? 6000 फाइटर है, वो जंग को खींचते जाएंगे, 10 साल और जंग चलेगी, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद भी तो समझौता करोगे ना तुम उन्हें कमजोर कर सकते हो ना वो तुम्हें कमजोर कर सकते हैं। सो होगा क्या? स्टेलमेट हो गया। स्टेलमेट होने के बाद क्या होगा? जंग लंबी चले। अगर जंग के लंबे चलने से फायदा किसको होता है? नुकसान तो पाकिस्तान का होता है ना, उनको तो कोई भी नहीं है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना खाने को चीजें, ना रहने को चीजें, वो तो दर बदर है। लेकिन रियासत पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है ना, जाने हमारी जा रही है, क्रेडिबिलिटी हमारी हर्ट हो रही है, दहशतगर्दी हमारे यहाँ पर हो रही है। सो ये जो बच्चे है ना, ये नॉन स्टेट एक्टर है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन लोगों को कख भी नहीं पता फाटा के अंदर हुआ क्या है, कैसे इस तरह की फैशिज्म जमातों को वगैरह को हैंडल किया जाता है। अब ये जो हुआ है पेशावर के अंदर हमला, अब
लोग कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हकीकत है आपकी बात में भी दम है, आपके अंदर भी गुस्सा है, जज्बात है। हकीकत यह है कि टीटीपी के अंदर सबको पता था उमर खालिद खुरासानी सबसे बड़ा खतरनाक दहशतगर्द है। उमर खालिद खुरासानी को नूर वली महसूद ने मना लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करने वाले। हालांकि उमर खालिद खुरासानी जो कि हार्डकोरली पाकिस्तान के एंटी है, वो भी मान गया था नूर वली महसूद के कहने के ऊपर, और इन दोनों को मनाने वाला था मुल्ला सिराज हक्कानी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमने जाकर फड़का दिया एमन अल जवारी को। यहाँ पर पता है क्या, ये हमारी जो 2% की इंटेलिजेंस है ना, वो कहती है कि एमन अल जवारी तो इंटरनेशनल टेररिस्ट था। भले वो टेररिस्ट था, भाड़ में जाए, एमन अल जवारी के 1000 टुकड़े करो, लेकिन मसला ये था कि इंटेलिजेंस तुम्हें नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए थी। तुम्हारा पूरा का पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्सपोज कर दिया तालिबान की इंटेलिजेंस ने कि ये लोग से इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने वाले थे, और तुम लोगों को उमर खालिद खुरासानी को मरवाने की क्या जरूरत थी? उसको हम बाद में भी देख सकते थे। ये जो होते हैं ना अननेसेसरी मिलिट्री ऑप्शंस एक्सरसाइज करना फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स, जैसे लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया था जनरल मुशर्रफ ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, उसने पूरी के पूरे स्ट्रेटेजिक ब्लंडर करवा दिया हमारी जंग के अंदर। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के अंदर जितनी भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी, मुशर्रफ के लाल मस्जिद के ऑपरेशन ने पूरी की पूरी टेररिज्म को सपोर्ट दे दी। अगर ये लाल मस्जिद का ऑपरेशन ना होता तो हम किसी ना किसी और तरीके से ये सारे के सारे इलाके करवा देते। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब की भी जरूरत ना पड़ती, ये इतने लंबे ऑपरेशन जो हमने किए इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती, हम सॉफ्ट ऑपरेशन से भी काम चला लेते। लेकिन लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद वो इतने रेडिकलाइज हो गए, रेडिकलाइजेशन इतनी बढ़ गई फाटा के अंदर कि हमें मेजर लेवल के ऊपर ऑपरेशन करने पड़े, वरना सॉफ्ट ऑपरेशन के थ्रू ही हम सारा का सारा फाटा ले लेते। ये वो चीजें हैं जो बार बार हर्ट करती है हमें। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बार बार यूनिलेटरली फैसले ले लेती है वॉर ऑन टेरर के ऊपर, और फिर रिजल्ट ये होता है कि हमारे 100 से ज्यादा बंदे बेचारे शहीद हो जाते हैं। हकीकत यह है कि यहाँ पर कोई पार्लियामेंट्री चेक नहीं है, किसी को डेटा का पता नहीं है, किसी को ये एग्जैक्टली नहीं पता कि वहां पर सिचुएशन कौन सी है, वहां पर ग्रुप्स कौन से हैं, किस तरह से ग्रुप्स के अंदर आइडेंटिटीज है, आईएसकेपी कितना बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है, और ये लोग लगे पड़े टीटीपी और अफगान तालिबान के पीछे। अफगान तालिबान टीटीपी तो कुछ भी नहीं है, जो आईएसकेपी बनता जा रहा है ये तो आने वाले 2 सालों के बाद पता चलेगा पूरे पाकिस्तान को कि आईएसकेपी क्या भला बन गई है। सो ये सीधा सीधा जवाब है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को और इन जैसे नालायकों को कि ये जो चीजें होती है ना, जो तुम्हें पता नहीं होती है ना, उसके अंदर टांग ना अड़ाया करो। और ये जो तुम कहते हो मुल्की मफाद के लिए साथ बैठ जाओ, तो मुल्की मफाद के लिए हजरत मूसा फिरौन के साथ बैठ जाता। वहां पर भी तो मुल्क के अंदर एक तरह की सिविल वॉर थी ना, यहाँ पर करबला के अंदर क्या थी, सिविल वॉर थी ना। मुल्की मफाद के लिए इमाम हुसैन यजीज की बैत कर लेता। ये सिविल वॉर इस तरह से लड़ी जाती है। सो जिन चीजों का इल्म ना हो ना, उनके अंदर टांगे ना गुड़ाया करो। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मेरा सीधा सीधा जवाब है। अब आते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कौन से अच्छे काम किए? कोई भी एक भी अच्छा काम नहीं किया। इसने अपनी जिंदगी में एक भी अच्छा काम नहीं किया। इसका वजूद सर से पांव तक और कब्र तक ये सबसे ज्यादा लानती शख्स जो इंशाल्लाह अल्लाह के सामने बड़ा सख्त जवाब दे होगा। मैं नहीं चाहता कि जहन्नुम में जाए, जहन्नुम बहुत बुरी चीज होती है। मसला ये है कि इसको हिसाब देना चाहिए, इसको बहुत सारे लोगों का हिसाब देना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको इसका एक गुनाह गिनवाता हूँ। मुख्तारा नामाई, उसका रेप हुआ, उस बेचारी को बोलने तक की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि पाकिस्तान की बदनामी होती है। और जो रेप हुआ, जो रेपिस्ट बच गए, वो चौधरी परवेज इलाही के इलाके के लोग थे। चौधरी परवेज इलाही उनकी पेट्रोनेज करता रहता था। सो चौधरी परवेज इलाही के चक्कर में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुख्तारा नामाई को सपोर्ट नहीं किया। और मुख्तारा नामाई का रेप कैसे हुआ था जरा थोड़ा आप खोल कर देख लीजिए। उसके बाद वो एक डॉक्टर थी, सादिया थी, पता नहीं क्या नाम था, डॉक्टर थी, उसका पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अंडर में वो डॉक्टर थी, उसका रेप हुआ, बलोचिस्तान के अंदर हुआ। एक मेजर ने किया, रिटायर मेजर था, वहां पर एक गार्ड लगा हुआ था, उसने किया। उस बच्ची के साथ इसने क्या किया था जनरल मुशर्रफ ने? कोई बताए, ये कोई बताए कि जनरल मुशर्रफ ने उस रेप के साथ, उस रेप विक्टिम के साथ किस तरह से ट्रीट किया था? यहाँ पर जनरल मुशर्रफ की बेटी का रेप हो जाता तो फिर पता था ना जनरल मुशर्रफ की क्या करता हूँ। दूसरे की बेटी थी, इस बेगरत को यह भी नहीं फर्क पड़ा कि किसी की बेटी है, उसका रेप हो रहा है, कम से कम उसके खातिर तो उसके साथ खड़ा हो जाऊं। उसको गालियां दी, उसके शोहर को उठवाया, उसको जूते मारे, उसको जूते मार मार कर पाकिस्तान से भगवा दिया। वो कनाडा के अंदर जाकर बैठी है। वो एक डॉक्टर थी, बेगरत इंसान, और लोग कहते हैं कि मुशर्रफ बड़ा दिलदार बंदा था। कौन सा दिलदार? अल्ताफ हुसैन का तोहफा पाकिस्तान को देने वाला मुशर्रफ। ये जो गवर्नर बैठा हुआ था कराची के अंदर, एमक्यूएम का गुंडा दहशतगर्द, जिसने 160 लोगों को वो जो फैक्ट्री जलाई थी उसके अंदर जला दिया सिर्फ 20 करोड़ भत्ता ना देने के ऊपर। इस तरह के दहशतगर्दों को लाने वाला कौन? मुशर्रफ। चौधरी परवेज इलाही जैसे घटिया नस्ल लोगों को लाने वाला कौन? मुशर्रफ। लोग बात करते हैं यहाँ पर कि मुशर्रफ ने अच्छे काम किए। कौन सा अच्छा काम किया इसने? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसे बनाया कि बाहर से एक बंदा आया, ब्रीफ केस लेकर आया, उसके अंदर पैसे थे, मुशर्रफ को दिए, उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप मुशर्रफ का ही तो चोचला था ना। तो लोग कहते हैं कि मुशर्रफ ने बड़े अच्छे काम किए। कौन सा अच्छा काम किया इस मुशर्रफ ने? वॉर ऑन टेरर खोल लो तो और भी बड़े पंगे। और लोग कहते हैं कारगिल के अंदर कौन सी बहादुरी दिखाई? क्या बहादुरी थी? जब इंडिया आ गया था फुल स्केल वॉर के ऊपर तो लड़ता ना फुल स्केल जंग, तब तो भाग गया पीछे से कि फुल स्केल जंग नहीं करनी है। क्यों? मतलब इसको प्लानिंग का नहीं पता था, कि इसको नहीं पता था अल्टीमेटली फुल स्केल वॉर होगी यहाँ पर। सो ये बच्चों वाली हरकत है कि मुशर्रफ ने ये किया है वो किया
किया है, कुछ भी नहीं किया है। अब आते हैं जनरल आसिम मुनीर के ऊपर। जनरल आसिम मुनीर भी उन बेगरत जनरलों में से एक जनरल है। वो क्या करने जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ के पास गया है लंदन के अंदर, उसके पांव चाट रहा है कि भाई बताओ कि अब क्या करना है, जजेस से कौन से फैसले दिलवाना है, इमरान खान को कैसे नाल करना है। अब मुझे ये बताओ इस आर्मी के अंदर कौन सा जनरल अच्छा है? जनरल बाजवा बुरा, जनरल मुशर्रफ बुरा, जनरल जिया बुरा, जनरल अयूब बुरा। तो इनमें बचा कौन सा जनरल जो मतलब दूध का धुला हुआ? जनरल क्या नहीं उसे बुरा। सो कौन सा जनरल है इनके पास जो अच्छा है, जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म है? कौन सा प्रोफेशनलिज्म है? कौन सी आर्मी है ये? सरासर बदमाशी है, गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है इस फौज की। और क्या है? और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करा। पाकिस्तान तरक्की इसलिए नहीं करा कि तुम लोगों ने पाकिस्तान की मंजी ठोकी हुई है। तुम फौजियों ने दहशतगर्दी करके पाकिस्तान को इस तरह के हालात के अंदर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करा। और ये जब बात करो ना इनके साथ, इनके रिटायर लोगों के सामने, तो उनको भी ऐसी आग लगती है कि बस। सो सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुनियादी मसला इसकी अदालत है और इसकी फौज है। अगर इनको लगाम नहीं दी गई तो ये पाकिस्तान को नोच नोच कर खा जाएंगे। जब तक आप पाकिस्तान के जजेस को और पाकिस्तान के जनरल को उल्टा टांग कर जूते नहीं मारेंगे, पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता। बाकी जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बता दूं, चौधरी परवेज इलाही के साथ भी कांटेक्ट में, नवाज शरीफ के साथ भी कांटेक्ट में, और यहाँ पर झुल्लू फेरने का भी प्रोग्राम है। सो यहाँ पर ये जो कुछ भी करने वाले हैं, ये गहरा आईनी काम करने वाले हैं। बहरहाल जो भी होगा अल्टीमेटली उसका खामियाजा जनरल आसिम मुनीर ने ही भुगतना है। और इमरान खान किसी की भी अकाउंटेबिलिटी वगैरह नहीं करने वाला, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं। हम इमरान खान का सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह इमरान खान को वजीर आजम भी बनाएंगे, लेकिन मसला यही है कि इमरान खान कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। ये भी मैं आपको डिटेल से क्लियर करके बता रहा हूं अब तक के लिए। इतना ही। थैंक यू वेरी मच।